कल के लेक्चर को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर आज आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस। लेकिन कल हमारी एक क्वेश्चन थी, कल एक थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर में हम अपने आप को डेवलप करना चाह रहे थे। लेकिन दो कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने होते हैं। एक कहते हैं कि बिजनेस के अंदर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना स्टार्ट करो। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब, उसको अगर मैं साइंटिफिकली डिफाइन करूं, तो वो व्हाट लाइज पीपल बिलीव टू बी ट्रू, इस पे वो पूरा उतरता है। आउट ऑफ द बॉक्स उस कॉन्सेप्ट को आप देखें, हमारी फर्स्ट वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड बिजनेस में कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए जब भी किसी का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर हम लॉ ऑफ नेचर को मास्टर कर लेंगे और अपने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रही है। हदीस के साथ इसको कनेक्ट करें तो मोमिन एक सुराख से दो दफ़ा नहीं डसा जाता। हदीस भी हमारे सामने है कि एक दफ़ा एक गलती हो गई, एक प्रॉब्लम आ गई, नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट इसी में हम इसी में बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से हम फेल नहीं होंगे। फिर से मैं बैक एंड पे बताता हूँ कि जैसे हमारी एग्जांपल थी कि हसन को जैकेट पहनाओ, तो मोमिन एक दफ़ा अगर सर्दी लग गई तो नेक्स्ट टाइम जैकेट पहन लेगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बार बार सर्दी लग रही थी, बार बार बीमार हो रहा था, अब जैकेट पहन ली, अब वो ख़त्म हो गया मसला। तो ये दो थ्योरीज ने आपके दो प्रॉब्लम्स को हल कर दिया, एक आउट ऑफ द बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट को और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा आज का टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे बिजनेस इक्वेशन के साथ। बिजनेस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। नीश समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ नीश? व्हाट इज़ नीश? नीश को समझना ज़रूरी है। नीश के ऊपर हम नीश को कह रहे होते हैं, ये हमारी मार्केट है, ये हमारी टारगेट मार्केट है, ये हमारी, इसके साथ हम काम करते हैं। नीश को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ऐसे लोग जिनको हम सर्व कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को सर्व नहीं कर रहे, ना ही हम कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स को, इधर इंजीनियर्स को, पीएचडी प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को, सबको सर्व नहीं कर सकते, हर किसी को सर्व नहीं कर सकते। अगर हम एक जेनेरिक लोग होंगे, एग्जाम्पल बताई थी भी थी कि एक फोकस के साथ मैंने एग्जाम्पल बताई थी, कनेक्ट की थी कि एक जनरल प्रैक्टिशनर की क्या लाइफ होती है और एक कार्डियोलॉजिस्ट, ओपन हार्ट सर्जन की क्या लाइफ होती है। तो हमें नीश सेलेक्ट करनी होगी। नीश कोई भी हो सकती है। नीश की सिलेक्शन करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको क्या काम अच्छा लगता है, किसको सर्व करना अच्छा लगता है, उसकी लिस्ट बना लें, 2 3 4, उनके प्रॉब्लम्स लिख लें। अभी मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा, उनकी डिज़ायर्ड सिचुएशन वही अभी नेक्स्ट बताऊंगा। तो नीश है मार्केट जिसको आप सर्व कर रहे हैं। हम लोग सियालकोट मार्केट के एक्सपोर्टर्स को सर्व करना चाहते हैं। हमारा डिजिटल फ्यूलिंग का एक बड़ा विजन ये है और एक बड़ी नीश ये है कि सियालकोट के एक्सपोर्टर्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हम उन्हें हेल्प आउट करें, उन्हें हम कस्टमर्स ला कर दें। ये हमारी नीश है। इसी तरह हमारे कुछ क्लाइंट्स पाकिस्तान से बाहर के भी हैं कुछ, लेकिन हमारी जिस पे हमारा फोकस है, हमारी बड़ी टीम का, मेरी नीश पर्सनली टीम डेवलपमेंट है, लोगों को डेवलप करना, एंटरप्रेन्योर्स बनाना। मेरी नीश ये है। मेरी नीश आप लोग हैं। मैं अपनी नीश को अंडरस्टैंड करता हूँ। मेरी जो टीम है, जो मैंने एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर लिए, उनका ज़्यादातर फोकस, मेजॉरिटी ऑफ द टीम का फोकस सियालकोट है।
कि हम सियालकोट के एक्सपोर्टर्स को, और टीम डिजिटल फ्यूलिंग की टीम है, तो डिजिटल फ्यूलिंग की टीम का बड़ा फोकस सियालकोट मार्केट है कि हम सियालकोट के अंदर एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल कस्टमर्स रीसेलर्स ला कर देते हैं। नीश यहाँ से ख़त्म होगी, सियालकोट के एक्सपोर्टर्स हैं, हमारी ऑफ़र ऐसी है कि हम इंटरनेट मार्केटिंग के ज़रिए उनको कस्टमर्स ला दें, रिजल्ट्स ला दें। तो नीश ऑफ़र रिजल्ट्स, पूरा बिजनेस की इक्वेशन कंप्लीट हो गई। इसको मैं एक और तरीके से समझाऊंगा जो बहुत ज़रूरी है। सियालकोट मार्केट की करंट सिचुएशन, इनके पास कस्टमर्स हैं लेकिन ये और ज़्यादा कस्टमर्स डिमांड करते हैं, और ज़्यादा यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, ये और ज़्यादा इनकी डिमांड ये है, इनकी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास कस्टमर्स तो हैं, मैं एक्सपोर्टर तो हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस बढ़ जाए, ग्रो हो जाए। ये इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल $1 मिलियन की सेल्स कर रहे हैं सालाना। इनकी डिज़ायर ये है, और तीन 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 के चार इनके पास बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े इंटरनेशनल रीसेलर्स हैं जो इनसे बल्क में इनसे सामान लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में, इनका बल्क में सामान जाता है वहाँ पर। उनकी एक्सपोर्ट जो है तकरीबन $1 मिलियन की एक साल की है। ये कहते हैं नहीं, हमें $1 मिलियन की एक्सपोर्ट्स नहीं चाहिए, हमने अपनी कंपनी को बढ़ाना है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को तकरीबन 50 से 150 तक लेके जाना है, हमें एटलीस्ट 5 या 6 और बड़े रीसेलर्स चाहिए जिनके साथ हम लॉन्ग टर्म चलें, और बड़े ब्रांड्स चाहिए जिनके साथ हम लॉन्ग टर्म चलें, और हम उन्हें अगले 3 साल में हमारे बड़े कस्टमर्स अगर 4 हैं तो हमारे बड़े कस्टमर्स जो रेगुलर बेसिस पे हमसे सामान ले रहे हैं वो 10 होने चाहिए। ये उनकी डिज़ायर्ड सिचुएशन होगी। अब हमारे एक्सपोर्टर की करंट सिचुएशन 3 थी, डिज़ायर्ड सिचुएशन 10 थी। ये डिज़ायर्ड सिचुएशन आएगी तो उसका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, उसके पास पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है R&D में। और हर किसी हमारे हमारी हमारी ऑडियंस की बड़ी ख्वाहिश ये रहती है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करें। हर किसी की अपनी अपनी करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन होती है। जब ये चीज़ अचीव हो रही होती है तो साथ बहुत से इमोशनल फैक्टर्स भी अचीव हो रहे होते हैं। शायद कि एक यंग एक्सपोर्टर की शादी हो जाए अच्छे तरीके से, शायद एक बड़े एक्सपोर्टर जो है वो उसका उसका विजन ये हो, उसका दिल ये चाहता हो, उसके इमोशंस ये कहते हो कि मैं रोज़ाना 100 बंदों को फ्री का खाना खिलाऊं, 100 बंदों को खाना खिलाऊं। एक एक्सपोर्टर ये चाह रहा है कि भाई मेरा मेरा पर्सनल ब्रांड भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, लोग अब मुझे जानना स्टार्ट कर लें, और इससे फिर हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पता चल जाएगा कि ये भाई जी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस में खड़ा हो सकता हूँ, और फिर मेरा बिजनेस इतना बड़ा है। ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली पैसों से रिलेट नहीं कर रही, उसके अलावा भी इमोशंस के साथ भी उनका रिलेशनशिप है, वो भी हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं डिज़ायर्ड सिचुएशन में, वो भी हमें निकालने होते हैं। वो मार्केट रिसर्च किस तरह करेंगे, उनकी डिज़ायर्ड सिचुएशन में क्या क्या फैक्टर्स आ रहे होंगे कि एक तो ये पैसे बढ़ गए, दूसरा उनके इमोशंस में क्या हो गया, तीसरा वो लोग उनके इमोशंस में क्या, उनकी ओवरऑल लाइफ किस तरह चेंज हो जाएगी अगर हमने उसको यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले गए, तो करंट सिचुएशन से लेकर डिज़ायर्ड सिचुएशन तक पहुँचा गए। तो उसके अंदर हमारी यहाँ पर ऑफ़र फिट होती है जो पीछे था, कि हम ऐसा क्या काम करें कि तुम यहाँ से यहाँ तक आ जाओ।
अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं आगे एक और बिल्कुल सिंपल मार्केट रिसर्च के ऊपर मैं बात करूँगा, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। अक्सर लोग करंट सिचुएशन से डिज़ायर्ड सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं, खुद भी पहुंच सकते हैं। उन्हें पता होता है कि यार मार्केटिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो मैं यहाँ से इस सिचुएशन से यहाँ पर आ जाऊंगा। लेकिन अक्सर लोगों को तरीका नहीं आता इस सिचुएशन से यहाँ तक पहुँचने का। तो हमारा काम, हमारी ये जो ऑफ़र है, ये कब काम देती है? जब लोगों को तरीका आता हो यहाँ से यहाँ पहुँचने का, लेकिन उनके पास टाइम ना हो। कोई भी वजह हो, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास एबिलिटी नहीं है, तो वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो फिर आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पे एंटर हो गए। या फिर ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैंने अकेले गया तो मुझे 3 साल लग जाएंगे। कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से यहाँ लोगों को लेके जाते हों और उनका एक्सपीरियंस हो, इसमें एक्सपर्ट्स हों, तो वो मुझे जल्दी ले जाएं। फिर हम यहाँ पर दोबारा आ गए। ठीक है, हम उन्हें पहुँचा देंगे, कंसल्टेंट्स यहाँ पर दोबारा आ गए। ओके, अच्छा, ये भी बात ठीक है। मैं यहाँ पे जा भी, मेरे अंदर एबिलिटी भी है और टाइम भी इतना नहीं चाहिए मुझे, 4 साल में भी मैं पहुँच जाऊँ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन तब भी मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कोई ऐसे लोगों को हायर करना चाहता हूँ जो इसी फील्ड के माहिर हों। हमें यहाँ से यहाँ तक एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के ही एक्सपर्ट्स हों। तो क्या मुझे ऐसे लोग मिल सकते हैं? अगर उसके पास ये वाली बात होगी कि मैं प्रूवन सिस्टम देखना चाहता हूँ, तो फिर भी हमारा इनपुट आ जाएगा। हम यहाँ से फिर वापस आएंगे और हम अपनी इस ऑफ़र का, ये जो हमारी ऑफ़र है यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की, इस ऑफ़र के अगेंस्ट हम अपने चार्जेस ले रहे होंगे। करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन और हमारी ऑफ़र। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर लें, प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स। पूरी की पूरी बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग इसी पे खड़ी हो रही होगी। मेरे अगले लेक्चर्स इसको बड़ा क्लियर कर लेंगे। हमने 4 चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड की: करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन, ऑफर, प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स, पेन पॉइंट्स भी कहते हैं प्रॉब्लम्स को। मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा, अब आपको बताऊँगा कि वो किस तरीके से डिज़ायर्ड सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। अभी मैंने फेसबुक स्क्रॉल किया और मैंने सोचा कि आपके लिए मैं कोई एग्जांपल्स ले लूँ। सारा बिजनेस या सारी कॉपी वो होती है कॉपी राइटिंग। व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग? ये कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी कोई भी कोई भी ऐसी राइटिंग में चीज़, कंटेंट में चीज़ जिसका पर्पस ये हो कि वो किसी चीज़ को सेल कर रही हो, आपकी सर्विस को सेल कर रही हो, आपकी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हो, उसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। कॉपी क्या है? अब GoDaddy ने, ये बड़े एक्सपेंसिव लोग होते हैं जो अच्छे कॉपी राइटर्स होते हैं, GoDaddy ने एक कॉपी दी है, द राइट आइडियाज नीड द राइट डोमेन। अब इसने यहाँ पर पिच किया है बिजनेस पीपल को कि ये GoDaddy एक डोमेन बेच रहा है यहाँ पर, चूज योर डोमेन, कि अगर तुम बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो और तुम्हारे पास बिजनेस का आइडिया है तो तुम्हें डोमेन बाय करनी पड़ेगी। और फिर उसने यहाँ पर कह दिया है, अपनी ऑफर दे दी है कि मेरे से बाय कर लो और अपनी वेबसाइट बना लो, अपना ब्रांड। फिर इसने यहाँ पे फिर बिल्डिंग योर ब्रांड ऑनलाइन, फिर यहाँ पर उसने फिर से उसकी डिजायर्ड सिचुएशन बोल दी है कि आइडिया भी आपके पास है, आप ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो तो बिल्ड कर दो। इसकी करंट सिचुएशन क्या थी बंदे की कि इसके पास आइडिया था लेकिन, और ये अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहता है। GoDaddy ने एक कॉपी लिख के दी है, ये इसने
इस कंपनी ने, गोरेडी कंपनी ने जो डोमेन्स बेचती है, उसने ये टैगलाइन दी है। तो करंट सिचुएशन, डिजायर्ड सिचुएशन, पेन पॉइंट्स और ऑफर, इसी के दरमियान में सारी की सारी मार्केटिंग की कॉपीज चल रही हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ये दूसरी एक एग्जांपल मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। चूज द राइट वर्चुअल मशीन फॉर योर वर्कलोड्स एंड रिड्यूस कॉस्ट। अब ये इन्होंने एक सॉफ्टवेयर है मेरे ख्याल से, वो दिया है कि आपका वर्कलोड कम हो जाए, आपकी कॉस्ट कम हो जाए, इसके लिए आप ये एक वर्चुअल मशीन बाय कर लें, ये एक सर्विस बाय कर लें। अब ये वर्कलोड और रिड्यूस कॉस्ट, ये दोनों के दोनों पेन्स हैं। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, मैं ये पेन है, ये प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है। एड्रेस कैसे कर रहा है? ये प्रॉब्लम्स आ गई दोनों, और ये उसकी ऑफ़र आ गई, वर्चुअल मशीन ऑफ़र आ गई। ये ऑफ़र है, ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों को एड्रेस करने के लिए अब प्रॉब्लम्स ये हैं, ऑफ़र ये है, आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपका डिज़ायर्ड सिचुएशन ये है कि आपकी वर्कलोड ख़त्म हो जाए। सिंपल, क्लियर। करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन। अब मार्केट रिसर्च, ये बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, मार्केट रिसर्च। वो ऊपर वाली बात भी इससे ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगी मार्केट रिसर्च से। इसको मैं स्टार्ट इस तरह करूँगा कि फिर मैं आपको बताऊँगा हम डिजिटल फ्यूलिंग में इसके बारे में क्या बात कहते होते हैं बार बार। अक्रॉस द रोड, रोड की दूसरी साइड के ऊपर एक अंकल बैठे हुए हैं जिन्हें भूख लगी हुई है। हमारा डिजिटल फ्यूलिंग का ऑफिस रोड के साइड पे है। यहाँ पर हमने एक कुक भी रख लिया कि यार लोगों को खाने खिलाते हैं, और एक फास्ट फूड वाला भी ले आए कि यार वो जो अक्रॉस द रोड हमारी मार्केट है, एक अंकल हैं, उनको हमने क्या खिलाना है, ऐसी क्या चीज़ खिलाएं जिससे हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाए और उनकी करंट सिचुएशन जो भूख लगी है डिज़ायर्ड सिचुएशन में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए और उनका पेट भर जाए और उन्हें अच्छा भी लगे। हम इधर बैठकर इसके ऊपर जितनी मर्जी रिसर्च करें, पीएचडीज कर लें, हम ये नहीं बता सकते कि अक्रॉस द रोड अंकल ने क्या खाना है। इसका सिंपल सा काम है कि मैं रोड क्रॉस करूं, अंकल को सलाम करूं और पूछूं कि आपने क्या खाना है, आपको अच्छा क्या लगता है। हम यहाँ पे फास्ट फूड के ऊपर पूरा का पूरा सेटअप लॉन्च कर रहे हैं और अंकल कह रहे हैं कि भाई मैंने निहारी खानी है, तो हमारी ऑफर चलेगी कि नहीं चलेगी? हमारी सारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी। मार्केट से पूछना है। अब हम डिजिटल फ्यूलिंग में बैठ के बात ये करते हैं कि आप क्या करना है, अंकल से पूछा कि नहीं पूछा। हम कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले अक्सर एक बात करते हैं कि आपने अंकल से पूछा कि नहीं पूछा, आपने मार्केट से पूछा कि नहीं पूछा। आप क्या करोगे जो मार्केट कहेगी? आपके अगले 5 साल के प्लान्स क्या हैं, मार्केट जहाँ लेके जाएगी। हमारी ऑडियंस जो कहेगी हम वो करेंगे। आपका विजन क्या है? मेरा विजन ये है कि मैं लोगों को डेवलप करूंगा, एंटरप्रेन्योर्स। उसके लिए आप ऑफर क्या दे रहे हैं? भाई जैसे लोग डेवलप होना चाहेंगे उस तरीके से डेवलप कर देंगे। वो ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। हमारी टीम की मार्केट क्या है? सियालकोट। उनको किस तरीके से आपने सर्व करना है। आज वो यूएसए के क्लाइंट्स मांगते हैं, हम यूएसए में सर्व करेंगे। कल अगर उनका दिल चाहता है नहीं यूएसए में नहीं जाएंगे, हम फ़लस्तीन में जाएंगे, हमें वहाँ के क्लाइंट्स चाहिए, हम वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, हम अरब गल्फ़ कंट्रीज़ में करना चाहते हैं, हम वहाँ पे काम करेंगे। हमारी मार्केट की जो डिज़ायर्ड सिचुएशन है हमने उसको एड्रेस करना है बस।
खुद से बैठ के इधर बैठ के पीएचडीज नहीं करनी, जाके उससे पूछ लें हमारी लेबॉर्ट्री क्या है, हमारी लेबॉर्ट्री क्या है। हमारी लेबॉर्ट्री जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो क्या है? वो तो सीधी मार्केट है। हम मार्केट में एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं? हम फ़ोन कॉल करते हैं उन्हें, उनसे पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं? कुछ क्वेश्चंस हैं, पेट क्वेश्चंस, मैं आपसे आपको बता दूंगा। हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, वो हमें जवाब देते हैं। 30 फ़ोन कॉल्स के ऊपर मीन लग जाता है। जिन्होंने रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ी हुई है और स्टैट्स आती है, उनको ये पता होगा कि मिनिमम रिसर्च के ऊपर 30 का एन चाहिए होता है, सैम्पल साइज मिनिमम, जिसको एन कहते हैं। तो 30 फ़ोन कॉल्स अगर ठीक हैं तो उससे हमें मार्केट रिसर्च मिल जाती है। मार्केट की प्रॉब्लम को सिंपल, मार्केट से जब रिसर्च कर ली, मार्केट से पूछा, तो उसकी प्रॉब्लम को सिंपल एक क्वेश्चन में बनाना ज़रूरी होता है। एक छोटा सा हाइपोथेसिस बनाना ज़रूरी होता है। एक क्वेश्चन में उसकी पूरी प्रॉब्लम को लिखना ज़रूरी होता है। एक सेंटेंस में उसकी पूरी प्रॉब्लम को लिखना ज़रूरी होता है, ताकि फिर हम सिर्फ अक्रॉस द रोड एक अंकल बैठे हैं जिन्होंने निहारी खानी है ताकि उनका पेट भर जाए। अक्रॉस द रोड एक भूखे अंकल बैठे हैं जिन्होंने निहारी खानी है। बस हमने उनकी पूरी बिजनेस को एक सेंटेंस में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब हम इस सेंटेंस में ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब हमने क्या करना है? हमारी ऑफ़र क्या है? निहारी बनाना सीखो, सिंपल। अच्छा, जब अक्रॉस द रोड अंकल मिल गए, हमें हमें हमारी मार्केट मिल गई, तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई हम इन लोगों को सर्व करेंगे। अच्छा, ये एक बात बताऊँ, हर कोई अपनी नीश को डाउट करता है। ये एक नॉर्मल नेचुरल सी चीज़ है, फिनोमेना है कि हम वैसे इधर पाकिस्तान में एक बात करते हैं कि दूसरे का नवाला हर किसी को बड़ा लगता है, या तो हर कोई अपनी जो चीज़ है ना उसके ऊपर डाउट करके बैठा होता है कि नहीं, शायद मैंने गलत चीज़ सेलेक्ट की है। भाई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बड़े से बड़े लोग भी अपनी नीश के ऊपर डाउट करके बैठे हुए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अपनी मार्केट के रैशनल रिजल्ट्स भी निकालने होते हैं, रिसर्च करके, मार्केट एनालाइज करके रैशनल कि इनको कितने रुपए का फ़ायदा होगा, और इमोशनल भी, कि मैंने आपको बताया कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन लड़ना चाहता है। उनके इमोशनल अटैचमेंट्स भी आइडेंटिफाई करनी होती हैं और रैशनल भी आइडेंटिफाई करनी होती हैं। ओवरऑल मार्केट रिसर्च और इक्वेशन के ऊपर मैंने बात कर ली। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बात करता हूँ। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डिजिटल फ्यूलिंग में तकरीबन इसके ऊपर भी हर दूसरे दिन बात हो रही होती है। हर दूसरे दिन हम इसके ऊपर बात ज़रूर कर रहे होते हैं। हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट होता है। अगर आपके आज आप कोई भी हरकत करें, उसका इफेक्ट होगा, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत सी अहादीस से भी साबित है, जो बोगे वो काटोगे। तो तजर्बे से भी साबित है, और असल बात भी यही है कि हर कॉज का इफेक्ट होता है। अगर हम अच्छी हरकतें कर रहे हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, उसके अलग इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम इंसानियत को तंग कर रहे हैं, उन पे जुल्म कर रहे हैं, तो उसके अलग इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द वालों के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो उसके अलग इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम उनके लिए बुरा सोच रहे हैं तो उसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम सिला रहमी के ऊपर मेहनतें कर रहे हैं तो उसके अलग इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम सिला रहमी के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे, अपने बिज़नेस के ऊपर सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, तो उसके अलग इफ़ेक्ट्स हैं। हर की चीज़ का अलग इफ़ेक्ट होता है। हम बिज़नेस के साथ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स को काम करेंगे, तो आपको एक बात बताऊँ, अभी आपकी मेहनतें चल रही हैं,
आप एक ही लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं, शायद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जी जी, आप इस लेवल पे एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। आपने 10 आवर्स अपने एक बिजनेस को दिए, डे 1 टू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 5-6 साल तक आपने एक साल अपने एक बिजनेस आइडिया को दिए। एक साल बहुत ज़्यादा है वैसे, इससे कम की ये पूरा प्रोसेस मेरे ख्याल से 3 साल का नहीं है इंशाल्लाह। आपको समझ में आ जाएगी बाद में कि मैंने इस पूरे प्रोसेस को 3 साल का क्यों नहीं कहा, मैं 3 साल का कैसे डिवाइड किया, लेकिन वो अगले लेक्चर्स हैं थोड़ा सा। तो आप पहले साल आपने कह दिया आपकी मार्केट, आपने डॉक्टर्स की ले ली और डॉक्टर्स को आप रिजल्ट्स पेशेंट्स ला के देंगे, आपने ये प्लान कर लिया और अब आप उसके ऊपर एफर्ट करना स्टार्ट हो गए। शायद के रिजल्ट्स, शायद कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी एफर्ट्स रोज़ाना 10 घंटे लग रही हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आप शायद पैसे जो हैं वो नहीं कमा रहे। पहले 6 महीने तो आप अपने पॉकेट से इन्वेस्ट कर रहे थे और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा कमाना स्टार्ट किया। 3 साल में आपने बमुश्किल, 2 साल में आपने बमुश्किल ब्रेक इवन को अचीव किया। आपकी एफर्ट्स 10 आवर्स ही हैं, 10 आवर्स ही हैं, 10 आवर्स ही हैं, लेकिन पहले भी आप 10 आवर्स एक ही लाइन पे मेहनत कर रहे थे, फिर भी आप करने लगे। इस वक्त जो आपने 10 घंटे मेहनत की उसके बदले में आपने 2 रुपये का नुकसान किया। इस वक्त जो आपने 10 घंटे मेहनत की उसके ऊपर आपने 5 रुपीज़ प्रॉफिटेबल किए। यहाँ पर भी आप 5वें साल भी आप 10 आवर्स की एफर्ट ही करेंगे और रिजल्ट कितना आएगा? पहले रिजल्ट ये आ रहा था, नीचे गया, फिर रिजल्ट किधर जा रहा है? आपकी 10 घंटे की एफर्ट पे रिजल्ट किस लेवल पे जा रहा है? आपने 10 घंटे की एफर्ट की, रिजल्ट किधर चला गया? आज के मैंने 10 घंटे की एफर्ट की तो मुझे कितने पैसे मिले? 1 करोड़ रुपए की डील मैंने फाइनल वो सिक्योर की। एक्सपोनेंशियल कर्व, अगर हम मेहनत करते रहें ठीक ठीक, तो हमारी मेहनतों का एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है। कॉजेज इस वक्त जो हमने एफर्ट की थी ना उसका रिजल्ट भी यहाँ पर है कहीं पर, लेकिन अपेरेंटली हमें नजर आता था आज की मेहनत पे हमने लॉस किया। इस वक्त जो हमें मेहनत की थी ना उसका रिजल्ट ये वाला नहीं है, ये वाला रिजल्ट उसका नहीं है। ये रिजल्ट इन सारे कॉजेज का है जिस पे हमने 3 साल पहले से मेहनत स्टार्ट की थी। एक पत्थर को आखिरी जब वो हथौड़ा मारा जाता है तो वो टूट जाता है, लेकिन वो उस हथौड़े से नहीं टूटता, वो पहले वाले हथौड़े से टूटता है। उस पहले वाले हथौड़े जो मारा होता है, स्ट्राइक किया होता है, उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितनी इस लास्ट वाले की होती है जो आखिरी शॉट के लिए होती है। मसला ये है कि जब हमने इधर 10 आवर्स की एफर्ट की और हमें ज़ीरो रिजल्ट आया, तो इस वक्त हमारी मेमोरी टॉप पे चल रही थी। आज मैंने इतना काम किया और मुझे 1 रुपये का रिजल्ट आया। कल मैंने माइनस में गया, रिजल्ट माइनस में गया। फिर अगले दिन मैंने जो काम किया उसका रिजल्ट, उसमें मुझे याद नहीं रहा कि पिछले दिन मैंने क्या काम किया था। मेरी मेमोरी इतनी इतनी डाइल्यूट हो चुकी थी पिछले दिन काम की, और मुझे फिर नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी मेमोरी, जो मैंने ये वाले काम किए थे, पहला पत्थर मारा था, इसके ऊपर जो मेरी मेमोरी थी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन बहुत कम रह गई। और यहाँ पर जब एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट के एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस वक्त तो मेरी मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देख रहे हैं ब्लू वाली लाइन मेमोरी की थी, ये मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। इस वक्त हमारी मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम क्या कर रहे होते हैं कि एक टाइम आता है, ये वाला टाइम फ्रेम, जहाँ पे हमने एफर्ट्स भी बहुत की होती हैं, हमारी मेमोरी भी डाइल्यूट हो चुकी होती है, हमारे रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे होते, और इस टाइम पे हम लोग अक्सर बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये वो टाइम होता है जहाँ पे बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट करता है।
बिजनेस का रिजल्ट एक्सपोनेंशियल कर्व है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, 2+2=4 नहीं है। इनिशियली हम बात करते थे यार 2+2=4, 2+2=4 बिजनेस में नहीं है, बिजनेस में एक्सपोनेंशियल कर्व्स हैं। बिजनेस में जो कुछ होगा एक्सपोनेंशियली होगा, बिजनेस के एक्सपोनेंशियल कर्व्स हैं, बिजनेस के एक्सपोनेंशियल कर्व्स हैं। यहां से लॉस किया, यहाँ से जब मेमोरी हमारी फुल थी तब शायद हम लॉस कर रहे थे, लॉस कर रहे थे, लॉस कर रहे थे, लॉस कर रहे थे। फिर जब हमने एक्सपोनेंशियल कर्व स्टार्ट किया तो हमें याद ही नहीं आया कि हमने पहला हथौड़ा किस तरह मारा था। और यहाँ पे अक्सर लोग फेल होते हैं। यहाँ से आगे ही तो सक्सेस स्टार्ट होती है। इस्तिकामत बहुत बड़ी चीज़ है। मेमोरी वर्सेस टाइम, हमने जो आज काम किया होता है हमें पूरा याद होता है, और 5 साल बाद वही काम हमें बिल्कुल नेगेटिव में गया होगा, हमें कोई याद नहीं है। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट में आपको पता हो कि हमारे कॉजेज का हर कॉज ठीक करना है। आपको पता है आपके हर कॉज का इफेक्ट है। तो अगर आप फ्री स्टफ बाय करते हैं और फ्री स्टफ के पीछे पड़े हुए हैं तो आपकी भी फ्री सर्विसेज ही ली जाएंगी। अगर आप एक्सपेंसिव लोग हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करते हैं, आपसे भी एक्सपेंसिव बाय किया जाएगा। और डेवलप करने की बात है अपने आप को किस लेवल पे बंदा डेवलप करता है। वैसे फ्री होता कुछ भी नहीं है मार्केट में, फ्री होना बहुत मुश्किल है, नॉर्मली होता कुछ भी नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट, जो आपके कॉजेज हैं अपने कॉजेज पे ऊपर काम करना स्टार्ट करें, इफेक्ट्स आपको खुद ही मिलेंगे। और इफेक्ट्स शुरू में नेगेटिव भी जा रहे होंगे लेकिन इनका एक्सपोनेंशियल कर्व है। इस्तिकामत आपने रखी तो आपका एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व आपको मिलेगा। थोड़ा सा अल्लाह पे एतमाद करें। और यहाँ पर बड़े ज़्यादातर लोग फेल हो रहे होते हैं और हम भूल भी जाते हैं जब एक्सपोनेंशियल कर्व मिलता है कि भाई हमें किन कॉजेज़ की वजह से ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। टाइम वर्सेस रिजल्ट्स, कॉज इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। हम डिजिटल फ्यूलिंग में कभी लॉसेस खा रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, कभी हम कह रहे होते हैं अपने लोगों को, अपनी टीम को कि यार तुम टीम डेवलप करो, टीम डेवलप करो। और कहते साथ भाई आप क्यों ये बात कर रहे हैं, भाई तुम टीम डेवलप करो ना, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे ट्रांसफ़र करो। तो मैं नहीं पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 6 महीने बाद जब पता चलता है कि हमने टीम को क्यों डेवलप किया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे ट्रांसफ़र की और अब हम कितने ओपन हो गए हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, उस वक्त पता चल रहा होता है कि वो जो कॉजेज़ थे जिसके ऊपर हमने उस वक्त काम किया था अब रिजल्ट्स आ रहे हैं। आजकल हमारा एक बहुत बड़ा कॉज ये है, इसके रिजल्ट्स आएंगे। मेरा पर्सनली कॉज ये है और मेरी टीम का कॉज ये है कि हम मैं वीडियोस बना के दूं ताकि लोग एंटरप्रेन्योरशिप को अंडरस्टैंड करें और इसमें स्टेप इन हो। मेरा कॉज ये चल रहा है, इसके अगेंस्ट मेरा टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है, शायद पैसे भी लग रहे हो हमारे ऑफिस के। एंड रिजल्ट हमें खुद भी नहीं पता कि हमने इसमें से पैसे किस तरह कमाने हैं और कोई नीयत भी नहीं ख़ास। एक टीम को डेवलप करना है हमने, इस पूरे कॉन्सेप्ट में एंटरप्रेन्योर्स की टीम को डेवलप करना है। तो और भी बहुत से हमारे मकासद हैं, किसी और वक्त बताएंगे इंशाल्लाह। एंटरप्रेन्योर्स की टीम को डेवलप करना है इन लेक्चर्स के ज़रिए। तो अभी हम उसके कॉजेज़ रख रहे हैं, कॉजेज़ रख रहे हैं, कॉजेज़ रख रहे हैं। जब 2 साल बाद इसके इफेक्ट स्टार्ट होंगे, एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा, उस वक्त कहेंगे यार इतने लोग कैसे तैयार हो गए, या 100 बंदों की टीम तुमने कैसे तैयार की, तुम्हारे पास 100 अच्छे बंदे कैसे आ गए। भाई तुम हमारे कॉजेज़ को देखना ना, हमने कॉजेज़ किस वक्त स्टार्ट किए थे, हमने विजन किस वक्त रखा था कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से फ़रोग़ देंगे, हमने उस वक्त किस तरह काम किया था, उस वक्त फ्री में काम करना स्टार्ट किया था कि किस तरीके से हमारी और बड़ी टीम डेवलप हो जाए। तो हमने इस चीज़ को डिजिटल फ्यूलिंग के साथ भी कनेक्ट कर दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें उसमें भी समझ में आएंगी। जज़ाकल्लाह खैर।